अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है जनाब? आजकल तैयारियां चल रही हैं ईद की। जी हाँ, बिल्कुल ईद की तैयारियां चल रही हैं और ईद की ये तैयारियां आखिरी मराहिल में अब लोगों की जो है वो दाखिल हो गई हैं। अच्छा, ख़वातीन जो है इस ईद पे ज़रा कम शॉपिंग करती हैं और बच्चों को शौक़ होता है कि भाई जो है वो मवेशी मंडी जाया जाए, गाय लेके आई जाए, कुर्बानी का जानवर जो है वो लेके आएँ। और गलियों में जो है वो रौनकें सज गई हैं। मतलब अगर आप देखें ना तो इतना ज़बरदस्त मुझे टाइम लगता है ओवरऑल कि बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए होते हैं। और अगर किसी एक के घर में कुर्बानी का जानवर आया है तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होते हैं और इस बहाने लोगों को आपस में एक दूसरे से बात करने का मौका भी मिलता है। और जिस तरह से वो जानवरों की केयर कर रहे होते हैं, जिस तरह वो अपने अपने जो भी कुर्बानी के जानवर लाए होते हैं उस तरह से, जिस तरह से उनकी खिदमत कर रहे होते हैं, उनकी केयर कर रहे होते हैं, तो इससे एक उनके अंदर ना पॉजिटिव चेंज भी आता है। उन्हें पता लगता है कि किस तरीके से हमदर्दी करनी चाहिए, किस तरीके से किसी को खिलाना पिलाना चाहिए, या असल कुर्बानी का जो मकसद है वो क्या होता है। और इससे ये जो जज्बा कुर्बानी है ना, वाकई इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है आगे आने वाले दिनों में। अब क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त महीना भी है और ये दुआओं का महीना है, और जिस तरीके से अब हज होगा और ये पूरा जो मंथ है ये दुआओं का है और इसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। तो ये जो पूरा मंथ है, ये जो बड़ी ईद है, इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। आगे इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़, अभी मैं जब रास्ते में थी तो अगेन फिर वही इशू कि जी ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम है। आई थॉट ट्रैफिक जैम है, ओके फाइन, ट्रैफिक जैम तो होता ही है कराची में, मगर ट्रैफिक जैम कभी कभी किसी की गलती की वजह से भी हो जाता है। और गलती क्या कि कल भी मैंने देखा कि जो फ्लाईओवर था एक नॉर्थ का, वहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी ख़राब थी जिसकी वजह से पीछे 1 से 1.5 घंटा जो है वो ट्रैफिक जैम हुआ था। फिर इसके अलावा आज भी यही सूरत हाल थी कि ये मिलेनियम की तरफ एक गाड़ी ख़राब थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। तो अगर जो हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर देखें और ज़रूर, जाहिर सी बात है हर बंदा अपनी ड्यूटी अंजाम ज़रूर दे रहा होता है और होता है कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा शहर है, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये जो मेन शाहरा होती है ना, कि ये जो आपका शाहरा फैसल है या ये मिलेनियम मॉल है, ये मेन नॉर्थ के जो फ्लाईओवर्स हैं, यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखा करें कि अगर गाड़ियाँ स्टक होती हैं या ट्रैफिक जैम होता है तो पता लगाया करें कि ट्रैफिक का फ़्लो ही इस तरह से जा रहा है या फिर आगे कोई प्रॉब्लम भी है। इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस ट्रैफिक में छोटे बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इमरजेंसी हॉस्पिटल भी जाना होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ खबरें जो है वो शेयर करते हैं। अच्छा जी, हो क्या रहा है जी? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हवाले से बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अर्बन फॉरेस्ट मनसूबा शहर कायद की आलूदगी कम करने के लिए अहम संग मील साबित होगा। कराची में मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उनका कहना था कि शाहराह भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगा दिए गए हैं और 1 लाख पौधे लगाने का हदफ है। अर्बन फॉरेस्ट का ये मनसूबा कराची को सरसब्ज और माहौल दोस्त शहर बनाने का बड़ा इकदाम है। कराची में फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मनसूबा अहम संग मील साबित होगा। माहौलियाती बेहतरी के लिए शजरकारी मुहिम तेज़ करती है। शाहराह भुट्टो पर नीम, गुलमोहर और दीगर दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि शाहराह भुट्टो पर शजरकारी मनसूबा मरहलावार मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा जी, अब ये तो हो गई एक खबर। अब एक और खबर आपके साथ में शेयर करते हैं और ये है मामला जाली टिकटों का। जी हाँ, कराची में ये वाक़या हुआ है और जाली टिकटों का ये मामला है कि कराची में जाली टिकटों पर सफ़र की कोशिश की गई, गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेलवे हुक्काम जो है वो इस हवाले से कहते हैं कि कराची में जाली टिकटों पर ट्रेन में सफ़र करने की कोशिश करने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुलजिम 2 जाली टिकटें लेकर कराची कैंट रिजर्वेशन ऑफिस से तीसरी टिकट लेने आया। ओहो। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने अमले को ग्रीन लाइन की इकॉनमी कोच नंबर 10 का हवाला दिया, जबकि ग्रीन लाइन ट्रेन में इकॉनमी क्लास की 10वीं कोच मौजूद ही नहीं थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने लैपटॉप के जरिए 2 जाली टिकटें तैयार की थी और उनकी बुनियाद पर एक असली टिकट लेने रिजर्वेशन दफ्तर आया था। अच्छा जी, ये देखें जी, मतलब इस तरह से जाली टिकटों के हुसूल के लिए उसने इतनी कोशिश की, लेकिन बिल आखिर कहते हैं ना कि अगर आप बुराई करते हो तो उसका अंजाम भी बुराई होता है, वो पकड़ा गया फाइनली। अच्छा जी, एक और खबर है जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ये हुआ है जी क्या, मुल्क की तारीख में पहली बार गंदम की पैदावार का तखमीना खला से हासिल शुदा मालूमात के ज़रिए साइंसी तहकीक की बुनियाद पर मुरतब किए गए हैं। ये खिदमत खलाई तहकीक के कौमी इदारे सिपार्को ने अंजाम दी है और सरकारी ज़राए के मुताबिक जो है कहा जा रहा है कि सिपार्को ने रवा साल 2025-26 के लिए मुल्क में गंदम की मजमूई पैदावार का तखमीना 2 करोड़
1,70,48,000 टन जो है 27.48 मिलियन लगाया है, जो 80,84,000 एकड़ रकबे 8.84 मिलियन पर काश्त की गई है। और स्पेस फॉर क्लाइमेट के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कौमी सतह पर औसत पैदावार 3,108 किलोग्राम फी एकड़ रहने की तवक्को है। आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि गंदम की पैदावार में पंजाब को अव्वलियत हासिल है, जहां 60,90,000 एकड़ रकबे से 2,15,00,000 टन पैदावार मुतवक्के है। तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है। ये नहीं कि ये खबर मैंने आपके साथ में शेयर की है कि भाई मुल्क की तारीख में पहली बार जो है गंदम की पैदावार का तखमीना खला से हासिल शुदा मालूमात के ज़रिए साइंसी तहकीक की बुनियाद पर मुरतब किया गया है। अच्छा जी, इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जो है ना होनी चाहिए, इससे पता चलता है कि आप वक्त के साथ साथ चलते हैं। चले जी, अब हम भी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आज हमारे टॉपिक जो है बड़े ज़बरदस्त हैं और हम आपको ज़बरदस्त गेस्ट से मिलवाएंगे, तो बस थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। भाई सितारे क्या कहते हैं और जितने भी स्टार साइंस हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, और कौन कौन सा स्टार जो है क्या करने जा रहा है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हम जानेंगे उनसा शाह से, जो कि टैरो कार्ड रीडर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और स्टार साइंस के बारे में बताती हैं कि भाई कौन सा स्टार जो है वो आगे जा रहा है, किस स्टार के ऊपर जो है वो सैडनेस है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो जी उनसा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसा को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई ईद की तैयारियां हो गई उनसा? तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, हाँ, कुर्बानी के वैसे जानवर इस ले ईद आए? में तो हाँ, जानवर नहीं, अभी तो नहीं। हाँ। 2-3 दिन पहले ही हम लोग जानवर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। सही। चले जी, आजकल क्या हो रहा है उनसा, ये बताइए। क्या स्टार साइंस है? वर्गोस क्या कर रहे हैं? लिब्रा क्या कर रहे हैं? किस साइन को कितनी जो है वो ज़रूरत है कि वो अपनी चीज़ों को बेहतर कर ले? क्या कुछ हो रहा है? कौन से स्टार से स्टार्ट करिए आप? एरीज से शुरू करते हैं, अगर श्योर। आप कहेंगी तो वर्गो से भी शुरू कर नहीं सकते नहीं नहीं हैं। नहीं, इट्स अप टू यू। आप एरीज और से अगर शुरू आप कीजिए। कहें तो स्कॉर्पियो से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा स्टार स्कॉर्पियो है, इट्स स्कॉर्पियो अप टू से यू स्टार्ट हो उनसा, सकता है। आप स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है, जी। एरीज से स्टार्ट लेते हाँ हैं। और आने वाला जी, वैसे भी ये मंथ जो है वो एंडिंग हो रही है मई में। हाँ। मई की एंडिंग हो रही है, तो देखते हैं कि जो रिमेनिंग टाइम है मई का वो कैसा रहेगा। अब कार्ड जो है वो एरीज वालों के लिए एम्परर का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग विल पावर नजर आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी एरीज वालों की, और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी एरीज वालों की। अब वो जिम्मेदारियां घर की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, अपने करियर की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, और एट अ टाइम हो सकता है कि घर की और बाहर की जिम्मेदारियां दोनों आप पे बढ़ेंगी। तो और बड़ी खुश असलूबी के साथ आप ये जिम्मेदारियां निभाएंगे, और बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड नजर आ रहे हैं कि कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं अपनी जिंदगी का। कोई बहुत बड़ा कोई फैसला हो सकता है, कोई शादी का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, आपकी जॉब का हो सकता है। लेकिन जो है वो मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छा फैसला लेंगे, सोच समझ के फैसला, और प्रैक्टिकल कोई फैसला ले सकते हैं। अच्छा। फिर टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों को पैसों को लेकर बहुत एहतियात करनी चाहिए, वरना आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। किसी के साथ पैसों की लेन देन अगर आपकी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या किसी कारोबार में आप पैसा लगा रहे हैं, या किसी को पैसे उधार दे रहे हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि आपके साथ आपको कोई ट्रैप कर सकता है। पैसे लेकर और फिर वापस ना करे, या पैसे बिजनेस की आड़ में जो है वो आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। तो पैसों को लेकर आपने बहुत केयरफुल रहना है, सोच समझ के। जहां पे आप सेविंग करना चाहते हैं सेविंग करें, लेकिन देखभाल के करें। अच्छा। फिर बात करते हैं इनकी जेमिनाई वालों के लिए। तो जेमिनाई वालों के लिए तो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग, और वो भी पैसों वाला किंग, तो लॉटरी बहुत बड़ी कोई निकल सकती है, या कई कारोबार कर रहे हैं तो उनको बहुत बड़ा कोई मुनाफा हो सकता है। तो पैसा ही पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा पैसा जो आपका कहीं फंसा हुआ था तो वापस मिल सकता है। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, चाहे मैरिड लाइफ है, फैमिली लाइफ है, या स्पेशली पैसे, फाइनेंस, या फिर आपका करियर जो है जेमिनाई वालों का, वो बहुत स्टेबल हो रहा है। जो इनसिक्योरिटी अगर आपको रहती थी, अनसर्टेनिटी रहती थी, वो आपकी दूर हो जाएगी इस हफ्ते। सही। फिर
बात करते हैं कैंसर वालों की, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वैसे ही कैंसेरियंस जो बड़े इमोशनल होते हैं, क्योंकि उनका साइन एलिमेंट जो होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, तो दे आर वेरी अच्छा। इमोशनल, फ्रेंडली और फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं हाँ। कैंसेरियंस। तो सही। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी वाटर का कार्ड है कि ये हफ्ता जो है आपका बहुत इमोशनल रहेगा। कोई इमोशनल डिसीजन अपनी फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई फैसला ले सकते हैं। उसके अलावा सेल्फ लव का भी कार्ड है कि इस हफ्ते आपने अपना जरूर ख्याल रखना है, अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को जरूर वक्त दें और अपने आप को ग्रूम करें। और फिर ये कार्ड रोमांटिक एनर्जी का भी है कि थोड़ा सा रोमांटिक एनर्जी हो सकती है। कोई आपसे मोहब्बत करता है तो हो सकता है आपको प्रपोज कर दे, या आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो किसी को आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है कैंसेरियंस वालों का। अच्छा, सही। नेक्स्ट। फिर लियो लियो लियो। लियो की हाँ। बात करते हैं। लियो वाले जो हैं उनके लिए वर्ल्ड का कार्ड है, हाँ। और ये कार्ड ट्रैवल का आपको बहुत अच्छा है कि वैसे भी समर ब्रेक वेकेशन शुरू होने वाली हैं, तो कहीं आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, या जो लोग वीजा इमिग्रेशन वगैरह जिन लोगों ने अप्लाई की हुई है तो उनका प्रोसेस जो है उनके फेवर में जा सकता है, उनको वीजा मिल सकता है। तो कहीं पे मूवमेंट हो सकती है, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या एक सिटी से या एक कंट्री से दूसरी जगह पे। अगर एक शादी आपकी नाकाम हुई है तो दूसरी शादी लियो वालों की हो सकती है। एक बिजनेस नहीं चल सका तो हो सकता है कि दूसरा बिजनेस कोई आप स्टार्ट ले सकते हैं। एक जॉब से दूसरी जॉब में आप स्विच कर सकते हैं। सही। फिर वर्गो की बात करते हैं। वर्गो वालों के लिए हेरोफेंट का कार्ड है, ये बड़ा ब्लेसिंग्स का कार्ड होता है और बरकत का कार्ड होता है, दुआओं का कार्ड होता है कि आपके ऊपर दुआएं हैं। स्पेशली आप शायद लोगों की बहुत मदद करते हैं, चैरिटी वर्क बहुत करते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला की खास करम है, बरकत है रहेगी। आपका जो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, शादी के लिए बहुत अच्छा, मतलब किसी के साथ आपकी कमिटमेंट या मैरिज हो सकती है, क्योंकि मैरिज का कार्ड भी है। पैसों के हवाले से भी आपके रिस्क में बरकत हो सकती है। कोई दुआ आप बहुत मांग रहे हैं काफी अरसे से, कोई ऐसी विश है जो आप चाह रहे हैं कि वो विश पूरी हो जाए, तो इस हफ्ते वो दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। फिर वर्गो वालों के लिए जो है थोड़ा स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करें। वैसे भी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नजर आ रही है कि आपका रुझान होगा रूहानियत की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह पाक की जात की तरफ आपका रुझान ज्यादा होगा। तो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नमाज और इबादत की तरफ आपका ज्यादा वो रुझान रहेगा इस हफ्ते। सही। लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो सक्सेस का कार्ड है, कामयाबी का कार्ड है। कोई गोल है जो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, वो आपको गोल अचीव हो जाएगा। फिर हैप्पीनेस का कार्ड है, आपको हैप्पीनेस मिलेगी इस हफ्ते। कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज मिल सकती है, अब वो जॉब से रिलेटेड हो सकती है, औलाद की खुशखबरी हो सकती है, शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिल सकती है। शादी के लिए भी बहुत बेहतरीन कार्ड है कि इस वक्त अगर लिब्रा वाले शादी करते हैं तो उनके लिए मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। फिर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी हैप्पीनेस है कि इस हफ्ते जो है वो खुशियां रहेंगी। फिर ट्रैवल पे आप किसी ट्रैवल कोई प्लान कर सकते हैं। फिर स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो वाले थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, तो कुछ माइंड में कंफ्यूजन्स और डबल माइंडेड किसी काम को लेके, जॉब करनी है नहीं करनी है, कौन सी जॉब करनी है, जॉब स्विच करनी चाहिए, बिजनेस में थोड़ी कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, क्या करना चाहिए आगे फ्यूचर को लेकर, या फिर रिलेशनशिप को लेकर कोई कंफ्यूजन्स माइंड में आ सकती हैं। कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन आप उनको जो है आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है, तो थोड़ी लाइफ में अनसर्टेनिटी भी फील होगी और कुछ कंफ्यूजन्स भी होंगे। तो उसके लिए बेहतर है कि स्कॉर्पियो वालों को अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, आपका जो इंट्यूशन पावर आपको थोड़ा सा कह रहा है, तो उसको फॉलो करें कि वो क्या कहता है, क्योंकि स्पिरिचुअली जो है वो कनेक्शन जो है वो इंट्यूशन के जरिए होता है। तो आपके जो इंट्यूशन कह रहा है उसको फॉलो करें। सेजिटेरियस की बात करते हैं। अब सेजिटेरियस वालों के लिए जो कार्ड है द चैरियट का,
और ट्रैवल का कार्ड है, सफर पे आप जा सकते हैं। फिर ये हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग और बिजी रहेगा सेजिटेरियस वालों के लिए। बहुत सारे काम ऐसे जो आप नहीं कर पाए, इनकम्प्लीट थे, वो कंप्लीट करेंगे। फिर जो है वो कोई ऐसा काम जो बड़ा टफ होगा आपके लिए, लेकिन उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कोई ऐसा सही। गोल है, जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, पसंद की शादी करनी है, नहीं हो रही है, तो लव मैरिज के आप बिल्कुल, आपको उस चीज के पीछे पड़ जाना होगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, और हर चैलेंज फेस करने का आपके अंदर जज्बा होगा, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सही। फिर कैप्रिकॉन की बात करते हैं, उनके लिए बड़ा जबरदस्त कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पैसा ही पैसा है, जमीन जायदाद मिल सकती है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। इस वक्त अगर आप जो है जमीन या उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और पैसा कहीं आपका फंसा हुआ है, रुका हुआ है, डिले हो रहा है, तो वो मिल जाएगा इस हफ्ते आपको। शादी का बेहतरीन कार्ड है कि शादी आपकी एक हैप्पीली मैरिज नजर आ रही है, कि आपकी कहीं ऐसी जगह शादी होगी जहां से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। फैमिली के साइड से भी मुझे लगता है कि कोई खुशियां मिलने वाली हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई हैप्पीनेस मिल सकती है। और किसी चीज का आप इंतजार कर रहे थे तो वो आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बेहतरी ही है। फिर एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और एहतियात करनी है। दुश्मन अगर आपके हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं, तो उनसे आपने बहुत बचना है, दूर रहना, एक डिस्टेंस में रहें। और हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, चाहे दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, रिलेशनशिप हो, या फिर पैसों के मामलात हों। आपने जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके सराउंडिंग्स में एक्वेरियस वालों के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको धोखा दे सकते हैं। ड्यूअल पर्सनालिटीज हैं, सामने से कुछ हैं और पीछे से कुछ हैं, तो ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस रखना है। फिर पाइसेस की बात करते हैं, जस्टिस का कार्ड है। अगर आपके कोर्ट में कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो आपको जस्टिस इंसाफ मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं उनमें आपको इंसाफ मिल सकता है। फिर ये कार्ड बैलेंसिंग का कार्ड है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट हो सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अपना टाइम मैनेज करेंगे। या जैसे ऐसी खवातीन हैं जो काम भी करती हैं और अपने घर भी चला रही हैं, तो उनको लेकर मैनेजमेंट नज़र आ रही है कि बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगी, अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगी। कोई अहम फैसला ले सकते हैं अपनी शादी से रिलेटेड या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, पाइसेस वाले। सही। तो भाई पाइसेस जो है उनको भी बड़ा मोहतात रहना है। और उसमें मैं जब आप स्टार साइंस बता रही थी तो मैं नोटिस कर रही थी कि भाई इसमें अगर जो कामयाब जा रहे हैं वो टॉरस जा रहे हैं, पैसे ही पैसे, लॉटरी का इम्कान है। और साथ साथ जो आपने बताया कैप्रिकॉन के हवाले से पैसा ही पैसा, भाई 2 स्टार जो हैं तो उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। आगे कंटिन्यू कीजिएगा उनसा। कंटिन्यू हो गए, सारे स्टार्स हो गए। अच्छा ठीक है जी, सारे स्टार्स हो गए। अब इसमें जिस तरीके से आप बता रही थी ये कैप्रिकॉन के हवाले से अच्छा सीजन है, यानी अच्छा वीक रहेगा, टॉरस के लिए अच्छा रहेगा। जेमिनी जो है वो उस हवाले से जो है वो उतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे, लेकिन फिर भी जिनका वाटर साइन है तो जाहिर सी बात है बहुत बेहतर रहेंगी चीज़ें। वर्गो के हवाले से आपने बता दिया कि वो बहुत ब्लेस्ड हैं और ब्लेस्ड ही होना चाहिए इंसान को। अच्छा, अब थोड़ा सा ना ये बात करते हैं कि ये प्रेडिक्ट कीजिए, ये बताइए कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, महंगाई लोगों की जान नहीं छोड़ रही है, तो ये महंगाई कब तक ख़त्म हो जाएगी? ये जो सिचुएशन है, ये जो करंट पैनिक सिचुएशन है कराची शहर में या मुल्क में, ये कब तक आप काम डाउन होते हुए देख रही हैं? देखिए कार्ड्स तो फर्स्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स है, फिर हैंगमैन का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर कार्ड आपको नजर आ रहे हैं तो देख लीजिए। ये जो हैंगमैन की एनर्जी है इस वक्त, जो पूरे ओवरऑल एक जनरल एनर्जी नजर आ रही है कि हर चीज, हर जगह से परेशानी, स्पेशली महंगाई, पेट्रोल और चीजों का जो है वो एक बड़ी कशमकश वाली लाइफ मुझे नजर आ रही है और लोग सरवाइव बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है कि अनसर्टेनिटी रहेगी,
हुकूमत की तरफ से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, और जैसे चीजों की प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहेंगी, कभी बढ़ेंगी, कभी कम होंगी, कभी बढ़ेंगी, कभी कम होंगी, तो ये अनसर्टेनिटी मुझे लॉन्ग टर्म नजर आ रही है। इतनी जल्दी मुझे मामलात जो हैं वो स्टेबल होते हुए नजर नहीं आ रहे। सही, मामलात आपको इतनी जल्दी स्टेबल होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, स्टेबल होते हुए नजर नहीं आ रहे सही। जी। अच्छा, उनसे ये बताइए कि ओवरऑल एक होता है ना कि अवाम में एक होता है कि चलिए जी हालात बहुत ठीक नहीं है, लेकिन अवाम की जो एनर्जी है वो आप कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी? लोग ज़्यादा आपको शिकायतें करते हुए स्ट्रेस में परेशान, एक होता है ना ओवरऑल एनर्जी, वो किस तरह रहेगी? देखिए, ओवरऑल मैंने आपको हैंगमैन की एनर्जी बताई है कि उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? वो अच्छा। बेचारे मजबूर हैं, अच्छा, वो ये कुछ आपने कर जो नहीं बताई सकते, सही, हाँ। उनके हाथ में नहीं है, और वो सैक्रिफाइस वाली, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजों में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। जाहिर है ये चीज उनके हाथ में नहीं है, महंगाई अवाम नहीं कम कर सकती, और सर्वाइवल बड़ा मुश्किल मुझे नजर आ रहा है। हालात मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे आम आवाम के। तो परेशानी तो है, बिल्कुल है, और उन हाँ। हालात में वो उल्टे भी लटके हुए हैं, हाँ। और लेकिन कोई मुझे जल्द ही कोई ऑप्शन तो मुझे नजर नहीं। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड तो है, हीलिंग का कार्ड होता है हाँ। कि हालात थोड़े से बेहतर होंगे, थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। मतलब बहुत ज्यादा कोई मुझे महंगाई कम हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा कोई रिलीफ मिल जाए, ऐसा नहीं है। शायद लोगों को ही हमेशा की तरह जो है वो सेक्रीफाइस आवाम ही हमेशा देती है, जो वो भी मुझे आगे भी मुझे यही नजर आ रहा है कि आवाम की तरफ से ही कुर्बानियां नजर आ रही हैं। सही। चलिए जी, उनसा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और बात वही है, मैं ये सोच रही थी कि अभी उनसा जो है कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर देंगी और बताएंगी नहीं थिंग्स विल चेंज और सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट आवाम को अगेन सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि अभी फ़िलहाल कोई ऐसी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं ईद मूवीज़ के हवाले से। जब भी ईद होती है या कोई इस तरह के इवेंट होते हैं तो ज़रूर लोगों को इंतज़ार होता है कि कोई अच्छी मूवीज़ जो हैं वो सामने आएंगी और लोग जाएंगे और देखेंगे वो मूवीज़। और पाकिस्तान में वो ट्रेंड अब वापस आ गया है कि लोग वाकई अब बड़ी ईद हो या फिर ईद हो तो इंतज़ार करते हैं कि अब कौन कौन से स्टार्स की जो है वो मूवी आ रही है। तो इस पर बात करने के लिए कि कौन सी मूवीज़ जो हैं अब इस ईद उल अज़हा पर आएंगी और क्या कुछ हो रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे साथ जो हैं खुरम भाई मौजूद हैं, और खुरम सुहेल साहब जो कि फिल्म क्रिटिक भी हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट भी हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तैयारियां हो गई हैं ईद की? जानवर ले आए कुर्बानी का? जी जी, बहुत जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं, ईद की, फिल्मों की भी तैयारियां और जानवर की भी। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारी तो बच्चियां बिदकी भी है। अच्छा। और फिल्म साज भी। फिल्म साज भी, सही, बिल्कुल। चले जी, फिल्म साजों के हवाले से बात कर लेते हैं, क्या कुछ हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। अभी सबसे पहले जिक्र करते हैं माइकल मूवी का। जी खुरम भाई। जी देखें, ईद पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो फिल्म सारी मुल्कों की फिल्मों को टफ टाइम देगी वो माइकल है। ओके। और माइकल इस वक्त बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर चुकी है और मुसलसल कामयाबी का सफर उसका रवां दवां है। तो लिहाजा जो है बहुत उम्मीद है इस फिल्म से। हाँ। और मैंने ये फिल्म देखी है और मैं रिकमेंड करूंगा बहुत जोरों शोर से। अगर आपको म्यूजिक में दिलचस्पी है, माइकल जैक्सन की जिंदगी में दिलचस्पी है, जी। तो मैं समझता हूं कि ये एक क्या कहना चाहिए, एक जादू है कि माइकल जैक्सन को उन्होंने जिंदा कर दिया स्क्रीन पर, उनके भतीजे की शक्ल में। भतीजा जो है माइकल जैक्सन का, उनके भाई का बेटा जाफर जैक्सन, उसने ये रोल प्ले किया है इस फिल्म में। सही, बिल्कुल। और ये बड़ी जबरदस्त मूवी है। और इस फिल्म को देख के लग रहा है कि इसका पार्ट 2 आएगा। अच्छा। तो इसलिए बहुत मजेदार है। हाँ। लेकिन तशनीगी रहेगी देखने के बाद। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आखिर में लिखा कि हिस्ट्री टू बी कंटिन्यूड, यानी बाद में भी कुछ ना कुछ आना है, कुछ ना कुछ कोई इसका कोई ना कोई पार्ट आ सकता है या लेकिन कोई एक ना अच्छी कोई फिल्म है।
हाँ इंटरनेशनली बायोपिक फिल्म देखने वालों के लिए एक अच्छी फिल्म है और जरूर देखना चाहिए मेरे सही। ख्याल से। अच्छा मैंने क्या हुआ कि मैं लास्ट वीक बस जा रही थी, बट मैं पता नहीं कुछ काम आ गया तो मैं नहीं देख सकी माइकल मूवी। मैं ज़रूर जाऊंगी, माइकल मूवी देखूंगी, क्योंकि मैंने जिस तरह से आप तारीफ कर रहे हैं उस तरह से बहुत लोग इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेंडिंग पर है। और हुआ कुछ हुए हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि माइकल जैक्सन अभी भी वो स्टार हैं, उन सिंगर्स में से हैं, उन स्टार्स में से हैं कि जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जिंदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कम्पिटिट कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो अभी इस वक्त में स्टार्स हैं, जो हॉलीवुड में हैं मौजूद, सिंगिंग कर रहे हैं। जी देखें, ये फिल्म नंबर 1 पे आ गई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इसने बॉक्स ऑफिस के, और म्यूजिकली भी ऊपर आ गई है। और जाफर जैक्सन ने ना बेसिकली बहुत अच्छा उसको निभा दिया है रोल को। मतलब आवाज जब वो बात कर रहा है फिल्म के अंदर तो लग रहा है कि माइकल बात कर रहा है, यानी बहुत कमाल है। इसके डायरेक्टर को सलाम है कि उन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे से बनाया। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जी, जाफर जैक्सन ने बड़ा अच्छा काम किया है, लोगों ने बड़ी तारीफें की हैं। मैं ज़रूर जाऊंगी और ये मूवी ज़रूर मैं देखूंगी, पता नहीं मैं क्यों स्किप कर दी ये मूवी। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये जरा बताइए। ईद उल अज़हा पर क्या कौन कौन सी मूवीज आ रही हैं? बहार कभी कभी वीरानी छा जाती है और कभी कभी मौसम बहार आ जाता है। जब इंडस्ट्री मुस्तकिल बुनियादों पर काम ना कर रही हो तो ऐसा ही होता है। सही। तो इसलिए कभी कभी मैं ईद पर बहुत उदास होता हूँ और मायूसी की बातें कर रहा होता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बहुत खुश होता हूँ, जैसे कि और आजकल आप बड़े खुश लग रहे हैं, तो जरा बताइए अपनी खुशी का राज। जी भाई, खुशी का राज ये है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 फिल्में ईद पर रिलीज हो रही हैं। सही, और मैं पहले उनके सीक्वेंस से नाम बता देता हूँ। ज़ोंबी आपकी काउंटिंग से मुझे तैयारे याद आ गए इंडिया के। नहीं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे ना हमारे देखने वालों को, और वो फिर अपनी लिस्ट बना लेंगे कब कौन सी फिल्म देखनी है। कौन सी फिल्म तो देखनी है, सही। नंबर 1, अच्छा लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस नंबर्स का उनकी रैंकिंग से, ये हम जनरली वैसे बात कर रहे हैं। नंबर 1 जो है वो ज़ोंबीड है, फाद मुस्तफा की फिल्म है, उसमें जो है उनके साथ महविश हयात हैं, और इसको नबील कुरैशी ने बनाया है। नबील कुरैशी से सब वाकिफ हैं। और वो कराची लाहौर की बहस चल रही है फिल्म इंडस्ट्री की, वो भी अभी हम बात करेंगे, वो उस पर भी। अब चूंकि शान अभी कराची आए थे परसों, तो उन्होंने जो बातचीत की है उस पर भी मैं बात करूंगा। तो पहली फिल्म तो ये कराची की फिल्म है, मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कराची की फिल्म, फहद का नाम ले लें, पता चल जाएगा। जी तो अब इसकी हाइप सबसे ज्यादा बनी हुई है, और इसका टीजर ट्रेलर देख के अंदाजा ये हो रहा है कि ये एक साउंड फिल्म लग रही है, और हाईली बजटेड फिल्म है, और काम भी मुझे लग रहा है इसमें अच्छा है, खास तौर पे मेकअप आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट, और उसके साथ साथ डीओपी और सिनेमेटोग्राफी वगैरह। एक्टिंग तो चूंकि हमने अभी फिल्म देखी नहीं तो हमें पता नहीं है, कहानी भी पता नहीं है, तो लिहाजा ये हो गया। नंबर 2 पे साइको मौजूद है, जिसकी फिर इसके बाद सबसे ज्यादा हाइप है। और इसमें उम्मीद ये है कि साइको भी जो है वो मुझे तो बहुत इम्प्रेस कर रही है। उसका ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ, जिसमें उसमें जी मीरा और सोनिया हुसैन, जी सोनिया हुसैन और सलीम करीम साहब जो हैं इसके देख रहे हैं इसका डीओपी, सिनेमाटोग्राफी और इनका सारा काम डायरेक्शन रिलेटेड। तो कराची से ताल्लुक है, बहुत ही बासलाहियत डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, और सिनेमाटोग्राफी पर उनकी बड़ी ग्रिप है, बड़े प्यारे आदमी। तो उनका ये सारा वर्क है, और शान का जाहिर बात है इसमें कोलैबोरेशन है, शान ने इसको डायरेक्ट किया है फिल्म को, और एक्टिंग भी की है। तो शान का हमेशा से ये स्पेशलिटी रही है कि वो डार्क रखते हैं अपनी फिल्म को। अगर उनकी फिल्म गन्स एंड रोजेस देख लें, मुझे चांद चाहिए देख लें, मूसा खान देख लें, वो जितनी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है ना, उसमें उनका एक डार्क स्टाइल है, डार्क फ्रेम्स बनाते हैं। तो इसमें भी वो डार्कनेस नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मीरा बैक इनटू द परफॉर्मेंस, बहुत ही मुझे लग रहा है कि कमाल काम उन्होंने किया है। सोनिया हुसैन बहुत अच्छी लग रही हैं। शान और सोनिया की एज का डिफरेंस है, उसके बावजूद पेयर अच्छा लग रहा है, माजरत के साथ, कोई बुरा ना माने। अब अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, सही। फिर तीसरे नंबर पर खान तुम्हारा है, जिसके डायरेक्टर मोहम्मद एहतिशामुद्दीन हैं, कराची से। अच्छा, पिछली फिल्म साइको लाहौर की फिल्म में बताना भूल गया। अच्छा। अब क्या करें, सारी हमारी मूवीज हैं, सारी हमारी मूवीज हैं, सही बात है, बिल्कुल। फिर तीसरे नंबर पर ये खान तुम्हारा जो है,
ये मोहम्मद एहतिशामुद्दीन इसके डायरेक्टर हैं, कराची के बासलाहियत डायरेक्टर्स में से एक हैं, हाँ। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। और मैं समझता हूँ अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं इस वक्त ही। सही, बिल्कुल। तो चले जी, तो और ये हो थिएटर गई का साइको बैकग्राउंड है मूवी, ये साइकोलॉजिकल इसमें थ्रिल है। इसके अलावा जी। फहाद मुस्तफा की मूवी जो है वो ज़ॉम्बी के वो ऊपर है। हॉरर है, डार्क कॉमेडी है। हाँ। फिर ये लव खान दी तुम्हारा सॉ। जो है ये लव रोमांस एंड हाँ। प्लस हुबल वतनी वगैरह ये सारा मिक्स है इसमें। सही। और फिर चौथी है लव दी सॉन्ग। ये अच्छा, जो अच्छा। पंजाबी इंडियन पंजाबी टाइप फिल्में हमारे यहाँ चूंकि बहुत देखी जाती हैं, हाँ। तो ये उसको लेके जो है ये फिल्म बनाई गई है। और फरहान सईद और उनके साथ एक नया टैलेंट है, जो है लड़की हैं मामिया, ममाया शाह जाफर के नाम से। अच्छा। अच्छी लग रही है मुझे, ट्रेलर वगैरह फरहान से सईद ने अच्छा लग गाने रहा भी है। इसमें खुद गाए। जी, वो खुद गाएं। हाँ। और फरहान बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करते हैं स्क्रीन पर। हाँ। कम काम किया उन्होंने लेकिन मुतासिर कुन है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जो है वो उसी स्टाइल में ये फिल्म बनाई है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। इमरान मलिक साहब इसके डायरेक्टर हैं। हाँ। और ये भी जाहिर बात है कराची से है। तो इस तरह एक लाहौर की फिल्म है और 3 कराची की फिल्में हैं। सही। अब बताएं। हाँ जी, अब ये तो मूवीज़ हो गई जो कि अब ईद पे आएंगी, और डेफिनेटली अल्लाह जी। करे सारी मूवीज़ ही जो हैं वो बहुत अच्छी जाएं, बहुत अच्छा सही बिजनेस बात करें। है। अच्छा, ये बताइए कि अभी ये जो रीसेंट ये जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हुई हैं कि शान भाई ने जी। वहाँ से कुछ कह दिया, फिर नहीं, उसके वहां ऊपर से नहीं कह दिया, बहुत कराची सारे में आके बयानात कहा सामने है आ वो। गए। मैं जी जी, हाँ, इसी को क्लियर कीजिए जरा ना, ये क्या हाँ, देखें, क्या हुआ है। साइको मूवी का परसों ट्रेलर लॉन्च था कराची में, जिसमें शान, मीरा और सोनिया तीनों मौजूद थे। शान और मीरा लाहौर से आए। हाँ। और शान ने बहुत ही अच्छी बात की और मुनासिब बात की। शान शाहिद ने कहा हाँ। कि वैसे हम बात करते हैं कि जैसे अभी आपने भी कहा सारी फिल्में हमारी हैं, हाँ। कोई बाउंड्रीज नहीं है, सब पाकिस्तानी फिल्में और कोई सरहद नहीं होती। जी जी। ठीक है। तो शान ये कह रहे हैं कि जब ये हमारे आर्टिस्ट, खास तौर पे कराची के आर्टिस्ट जाके, कराची का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, हाँ। लेकिन उनका इशारा इधर था कि जब ये जाके बाहर काम करते हैं, और बाहर से मुराद उनकी इंडिया थी, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन मुराद यही थी। हाँ। तो अगर वहां जाके काम करते हैं और वहां कोई बात हो तो वो कहते हैं जी कोई सरहद नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता आर्टिस्टों के दरमियान। ठीक है। लेकिन यहाँ ये हाल है कि मैं कराची में बैठा हुआ हूँ और कोई कराची का आर्टिस्ट जो है ना उसने शिरकत नहीं की इस तकरीब में। ओके, सही। ये मैं समझता हूँ बड़ी मुनासिब बात। भाई अपने वैसे कराची लाहौर की बाउंड्रीज बनाई हुई है, और जब हाँ। इंडिया में जाते हो तो बोलते हो कोई बाउंड्री नहीं है, तो गलत है ना ये बात। तो हाँ। शान तो कभी इंडिया नहीं गया ना, शान ने भाई इंडियन कोई आपके फिल्म की। मुल्क की मूवी अगर किसी भी शहर में बन रही है, आपके जी। किसी भी शहर में अच्छा काम हो रहा है, तो आप उसको जी। सपोर्ट करेंगे ना, वो तो आपके जी। मुल्क का काम है। चले इस जी, जी। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और ये अच्छा हुआ आपने जी। ये कंफ्यूजन क्लियर की, क्योंकि इससे पहले जो है वो बहुत सारे लोग और सोशल मीडिया जो है इस हवाले से बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि भाई जब आप इस हवाले से बात करें, खुर्रम भाई आए तो उनसे ज़रूर ये क्लियर करें कि ये भी सुना था कि शान भाई की जानिब से ये कहा गया था कि भाई 2 इंडस्ट्रीज बना दी हैं, एक कराची की इंडस्ट्री बना दी है, एक लाहौर की इंडस्ट्री बना दी है। वो क्या स्टेटमेंट थी जिसके हवाले से मैंने कहा कि उन्होंने वहां से बैठ के कुछ कह दिया, तो इस पर बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं मूवीज़ के ऊपर और मूवी रिव्यूज़ के ऊपर, लेकिन शान भाई की स्टेटमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। खुर्रम भाई हमारे साथ हैं। खुर्रम भाई कंटिन्यू कीजिएगा। जी, अब शान शाहिद जो हैं उन्होंने बहुत एक सादा बात की, एक ग्राउंड रियलिटी को उन्होंने बयान किया। कराची में वो मौजूद थे अपनी फिल्म साइको के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर। उन्होंने कहा कि हमने 2 इंडस्ट्रीज में बदल दिया है, और जाहिर बात है इंडस्ट्री वैसे ही नहीं है। हाँ। जो थोड़ी बहुत बची खुची है उसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, कराची लाहौर। हाँ। तो वो कह रहे थे भाई ये क्या बात हुई, वैसे आप कहीं और जब जाते हो काम करने तो बोलते हो कोई बॉर्डर नहीं होता आर्टिस्ट का और फनकार एक का। मखसूस मीडिया हाउस ने अपनी अलग दुनिया बनाई हुई है एंड ऑल दैट, ऐसा भी कुछ कह रहे थे वो? जी। तो लिहाजा उन्होंने कहा अब जब मैं यहाँ मौजूद हूँ और सपोर्ट की आप लोग बात करते हो, सिनेमा गो, तो यहाँ एक भी फनकार मौजूद नहीं है। मतलब उस फिल्म से रिलेटेड जो थे उनके अलावा कोई भी फनकार के। भाई मैं आपकी स्क्रीन पे भी कह चुका हूं, मैं डॉन न्यूज पे और हर जगह ये बात करता हूं जहां जहां बात होती है कि हमारी इंडस्ट्री का अगर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वाहिद फिल्म स्टार है ना, वो शान शाहिद है। बाकी तो सब ड्रामे वाले हैं जो साथ में अपना काम चला रहे हैं। हाँ। फहाद मुस्तफा को मैं फिल्म एक्टर थोड़ी मानता हूँ। जो वो 9 बजे ड्रामा आता है टीवी पर, जो एक्टिंग वो उसमें कर रहा है वही एक्टिंग वो। खुर्रम भाई फहाद मुस्तफा एक्टिंग तो अच्छी करते हैं। फर्क समझें। हाँ। वो अच्छी एक्टिंग करते हैं ड्रामे में, राइट। ठीक है। ड्रामे की एक्टिंग को 9 बजे जो वो एक्टिंग कर रहे हैं वही एक्टिंग वो बड़ी स्क्रीन पर कर रहे हैं।
अच्छा। फिल्म का अलग जॉनरा है, हाँ। फिल्म का अलग मेथड एक्टिंग होती है, फिल्म का मूड अलग है। ये इन फनकारों को क्यों नहीं समझ आता? ड्रामे के एक्टर्स अलग होते हैं, फिल्म के एक्टर्स अलग होते हैं। शान पागल है, शान ने क्यों नहीं आज तक किसी ड्रामे में काम किया? क्या शान को ड्रामे में काम नहीं मिल सकता पाकिस्तान में? सही, बिल्कुल। वो अच्छा, ये समझते हैं इस फर्क। ये जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, इस तरह से बहुत सारे और जर्नलिस्ट भी और इस तरह से जी। आवाम में से भी लोग ये बात करते हैं कि भाई जिनको हम ड्रामों में देखते हैं उन्हीं को हम जी। मूवीज में देखते हैं, तो हमें कुछ चेंज जी। नहीं लगता है। हालांकि वो इनके फेवरेट स्टार जरूर हैं, लेकिन आपको क्या जी। लगता है कि ये इसकी वजूहात क्या हैं? कि मतलब जिन लोगों इसकी को दो आप वजूहात 9 हैं। बजे के ड्रामे में देख रहे हैं उनको आप मूवीज में भी जी। देख रहे हैं, कोई जी। नए चेहरे या कुछ इस तरह से नए लोग या फिर काफी टाइम बाद इसी तरह से कोई बड़े स्टार्स की मूवीज सामने क्यों नहीं आती? दो वजूहात हैं। एक तो जो ड्रामा बना रहा है वही फिल्म बना रहा है, इसी अच्छा। पर बुनियादी इख्तलाफ है। सही। ठीक है। सही। एहतिशाम साहब Yeah, I'm बहुत ही getting your प्यारे point, हाँ। इंसान हैं, क्या अच्छे ड्रामे बनाते हैं, हाँ। जबरदस्त। लेकिन वो फिल्म के डायरेक्टर नहीं है। हाँ। ठीक है। राइट। अब इसी तरह फहद मुस्तफा अच्छा एक्टर है, ड्रामे का एक्टर है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो फिल्म का एक्टर नहीं है। तो आप नहीं चेंज कर सकते। अगर आप वही आदमी हैं तो आप तब्दील नहीं हो जाएंगे। शान की बार बार मिसाल इसलिए देता हूं कि उन्होंने एक मिसाल सेट की है, पूरा कैरियर अपना कुर्बान करके, कि सिवाय फिल्म के मुझे कहीं काम नहीं करना। सही। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसको देखना चाहिए। और यही वजह है कि जब शान को, भले उनकी फिल्म हल्की भी हो, लेकिन उनको देख के स्टार वाला फील आता है। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं ना कि उनको देखकर स्टार वाला फील आता है, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारी बहुत सारे सेलिब्रिटीज से, क्योंकि ये एक हॉट इशू है इस टाइम पर कि भाई ये जो मूवीज आ रही हैं तो किसी भी शहर से हो, भाई पाकिस्तान की मूवीज हैं, आपको सपोर्ट करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। मगर लोग कहते हैं कि नहीं, जो शान भाई हैं यानी शान शाहिद हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं और उनको देखने के बाद लगता है कि वो मूवी के हीरो हैं या स्टार हैं। बट ऐसा नहीं है कि बाकी जो काम कर रहे हैं वो किसी तरह से भी कम है, या बाकी जो काम कर रहे हैं उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, या फहद मुस्तफा अच्छी एक्टिंग नहीं करते, फहद मुस्तफा में किसी किस्म की कोई वो लैक कर जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। करना क्या चाहिए? मतलब जब लोग ये शिकवा करते हैं कि ड्रामा के जो स्टार्स हैं वही मूवी में नजर आते हैं, उनके लिए आपको सजेशन क्या है कि अगर वो मूवीज करना चाहते हैं तो वो क्या करें फिर? भाई, उर्दू का वो मुहावरा या कहावत है ना कि जिसका काम उसको साजे। सही। जिसका जो काम है ना और जिस जगह का काम है वो वही करे। अभी मैं हूं ना, मिसाल दूं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का जर्नलिस्ट हूँ। ठीक है, मैं मुख्तलिफ चैनल्स के साथ और डिजिटल वेबसाइट्स के साथ काम करता हूँ। अब मैं यूट्यूब पे हर जगह बैठ जाऊं, हर दूसरे यूट्यूब पे आपको नजर आऊं, यही सारी बातें करता हुआ, और फिर मैं बोलूं नहीं जी आपके चैनल पे भी मैं एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करूंगा, तो आप कहेंगे भाई पागल हो गए हो। हाँ, यही बातें 4 यूट्यूब चैनल पे बोल के आ रहे हो और अब हमें भी एक्सक्लूसिव चीजें एक्सक्लूसिव होती हैं। फिल्म एक एक्सक्लूसिव मीडियम है, ड्रामा एक जर्नल मीडियम है। ड्रामा जो है वो दिन में 36 ड्रामे आते हैं, सही, उसमें 36 एक्टर काम कर रहे हैं। अब वही 36 एक्टर उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म पर आ जाते हैं और वो कहते हैं हमें फिल्म स्टार मानो। वजूहात ये भी तो है ना खुरम भाई कि हमारी जो मूवी इंडस्ट्री है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसका जो जवाल है, उसके बाद जब पाकिस्तानी ड्रामा तो हमेशा से हिट रहा है ना, पाकिस्तानी ड्रामा तो मुल्क में, मुल्क से बाहर सब जगह हिट है। मतलब हमारे वो ड्रामों के एक्टर्स ही हैं जिनको मुल्क से बाहर बहुत आगे हैं, हाँ बहुत आगे ना, जिनको मुल्क से बाहर भी लोग पहचानते हैं। अब जैसे शान भाई हो गए, ये जो उस टाइम के मूवी एक्टर्स हो गए या एक्ट्रेसेस हो गई, चले इनकी एक रिकग्निशन है, एक आइडेंटिफिकेशन है। बट अब जो एक तरह का एटमॉस्फेयर है, अब मूवीज बनना शुरू हुई है तो नया टैलेंट भी आना शुरू होगा, नए लोग भी आने शुरू होंगे। लेकिन फहद मुस्तफा हो या हुमायूं सईद हो या बाकी लोग हों जो ड्रामाज भी कर रहे हैं और मूवीज भी कर रहे हैं, कम से कम उन्होंने इनिशिएट तो किया ना। सिनेमा के अंदर एक मूवमेंट तो आई ना, मूवीज के बैक टू बैक मूवीज तो आई ना, बात तो हो रही है ना एटलीस्ट। मतलब इतना इनका क्रेडिट तो है ना कि इन्होंने इसके अंदर एक रिदम दिया है, इसको आगे बढ़ाया है। ये तो उनका पॉजिटिव इंटेंट है, ये तो उनका क्रेडिट है मेरे हिसाब से। तो ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दफन करने में इनका इनिशिएटिव है। अगर ये इस तरह की हरकतें ना करते, ये इस फर्क का ख्याल रखते, ये अपने प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में जबरदस्ती ना मंडते सिनेमा इंडस्ट्री पर,
ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के स्पोक्समैन ना बन जाते और मोनोपोली ना करते तो छोटे फिल्म मेकर्स को ऊपर आने का मौका मिलता, जो ओरिजिनल फिल्म मेकर हैं। 25 लोगों को मैं जानता हूं, मैं 4 यूनिवर्सिटियों के साथ कनेक्टेड हूं, जिनके सिनेमा डिपार्टमेंट्स को मैं जानता हूं, मैं 100 यंगस्टर्स फिल्म मेकर्स को जानता हूं। ये जाइंट उनको ऊपर नहीं आने देते। मार्केट मुश्किल की हुई है, इन्होंने कब्जे किए हैं। सही। चले जी खुरम भाई, आपके व्यूज जो है वो हमें रिव्यूज मिल गए कि जी क्या डिस्कशन हो रही है और क्या कुछ हो रहा है। खुरम भाई ने हमें करंट मैं सिचुएशन जाते से जाते हाँ, जाते जी, जी, जाते बिल्कुल, 4 नाम ले लूं। बिल्कुल, जी, जी। बिलाल लशारी, जामी, सरमद खोसट, ठीक है, और शान शाहिद, ये 4 डायरेक्टर ले लें और इनको 2-2 3-3 फिल्में दे दें, पूरा नबील साल कुरैशी, फिल्में आती रहेंगी। जी, जी, नबील कुरैशी, यस, नबील जी, कुरैशी, हाँ, ठीक है, तो लगे पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है। सही। फिल्म डायरेक्टर्स भी हैं, फिल्म मेकर्स भी हमारे पास हैं। बिलाल लशारी दी लेजेंड ऑफ मौला जट बना के चले गए, पता ही नहीं है कहाँ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिस्ट्री बनाने वाली फिल्म, 500 करोड़ का बिजनेस दुनिया भर में हिला के रख चले दिया चले, उसने। ठीक है खुरम भाई, हाँ। बिल्कुल बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। Thank you. चले जी, नेक्स्ट टाइम भी खुरम भाई से बात करेंगे और खुरम भाई से पूछेंगे कि क्या अपडेट्स हैं और जो मूवीज़ आई हैं वो कैसी गई। डेफिनेटली एंटरटेनमेंट के हवाले से हम बात करते रहेंगे। शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। वेलकम बैक। तो अब आपको एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी से हम मिलवाएंगे और ये पर्सनालिटी जो है काफ़ी टाइम बाद हमारे शो पर इस वक्त आई हैं और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है और इनसे हमने काफ़ी ढेर सारी आज बातें करनी है और हमने पूछना है कि जी आर्ट्स में क्या हो रहा है, कल्चर में क्या हो रहा है, क्या कुछ जो है वो हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो आज मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं जी कौंसल जनरल ऑफ रशिया। हमारे साथ मौजूद हैं आंद्रे फेडरोव सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। I'm okay, thank you. Thank you. Thank you Okay, very long much. time to talk to you, sir. We are really happy to have you here. Thank you. It's a pleasure to coming Yeah, here. It's an honor for us. Sir, tell us something about that. What's happening in the culture? What's happening in the arts? You know, the combined venture, Russia and Pakistan. So we are on the way of reaching some agreements in the sphere of culture, which gives way to a lot of cultural exchange. So we are receiving some delegations from Pakistan to Kazan Forum of Islamic States, where a lot of cultural aspects were Right. discussed. And we're welcoming Pakistan delegation. It was rather big. So we're discussing the collaboration in the sphere of fashion, because we're also interested in Muslim fashion. You know, about 15-20% of our populations are Muslims, and we have nice Muslim ladies who are Yes. interested in the Muslim clothes, and they're very interested in designers, in Pakistan designers. Right. And I like visiting fashion shows in Lahore and then Karachi. So with my own eyes, I understand what Pakistan can give to us in the sphere of fashion. We are discussing some other cultural exchange, some educational exchange. You know that we are having about 150 free of charge seats in the universities for Pakistani students, and more than 700 people applied for payment basis education. So we have a lot of Pakistani students in the Right. country, and we're interested in receiving more and more. Of course, they are very smart and brilliant. Yes. Also, if it can be a cultural exchange, we have a good exchange in sports, and Pakistani rowing team is going regularly, annually to Russia to take part that's really in, great. in regatta in Moscow and Vladivostok, two teams. And Russian team is always coming to boat club regatta in beginning of February. Okay, that's great. So we are interested in sending children to take part in competition, and also we are discussing with our Pakistani colleagues the sport team of children with you know, the disabled children Okay, who special children. special children Yes, who yes, yes. we are working on them also to participate in sport events Okay. in both countries. Okay. So, sir, what's the response of the people? How did you find Karachiites? Karachi people are fantastic. You know, close to 10 years. Next year we'll celebrate 10 years as I'm working in this nice city of lights. People are fantastic. People are fantastic. They're cooperative. They know what they can do for you. A lot of business people, they
sponsored our cultural events, and they're assisting us, sending a dance group to Karachi, and fantastic dance group. Right. So we also prepare some surprise in November, and I invite you personally to come to my reception, and not only to work there, but also as a guest of honor. Thank you very much, sir. Thanks a lot. अच्छा सर, जब पहले आए थे ना तो सर से हमने पूछा था कि सर ने जो है यहाँ पर कराची में क्या क्या चीज़ें ट्राई की हैं, बिरयानी, टी, और मैंने सर को बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, हलीम पूछा था, समोसा एंड कबाब, बट मैं पूछती हूँ कि सर ने समोसे, कबाब वगैरह ये सब ट्राई किए या नहीं किए, तो सर से पूछते, फिर इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे लगे हमारे जो यहाँ के समोसे, कबाब. सर, लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट बिरयानी, टी यानी चाय. Yeah, chai. हाँ, और in Russian tea also called chai? Chai, yes. Yeah. But the difference is that Russian chai is without milk. Okay. Any chai we call chai. I still remember that sir told us that, the same word is chai. Chai for us, chai for them, but your chai is without milk. Without milk. Without milk. Sir, did you try samosa? Did you try kebabs? Can I disclose you some secrets, but do not tell anyone. Okay, fine. I'm very often invited to some Pakistani friends' family houses, and I know that some of them they're very good in samosas. Some of them they're good in kebabs or in biryani. And in one house, I know that I want to have more samosas in this place and more biryanis in another place. Yeah. But I won't give you the names, of course. But some small samosas are fantastic. यानी सर सेइंग कि इनको समोसे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आए. अब ये मेंशन नहीं कर रहे नेम कि वो कौन लोग थे जिनके यहाँ ये गए हुए थे समोसे और कबाब खाने. सर, so did you tell them that samosas are really delicious, Absolutely. And they know I like their samosas. And kebab? And kebabs. Kebabs are very different. From family to family, they have their own recipes. And everybody has different recipes to cook their food. Absolutely. Now, after 10 years, as I mentioned, I know where I go for what. Yes, what is my favorite dish in this house. So what's your plan on Eid al-Adha? My plan is being here in Karachi. I know that I already received some invitations to celebrate the Eid. And also I have a lot of Arabic friends. So I'm going also to their houses. We have fantastic relations. Well, with our Arabic colleagues, so we will celebrate together a lot of holidays and events. And सही. सर से पूछते हैं कि 9 मई को इनकी विक्ट्री परेड हुई थी, उस हवाले से बात करते हैं. कितना इम्पोर्टेंट दिन है, क्या इसकी जो है स्पेसिफिकेशन है. सर, टेल अस समथिंग अबाउट 9th May. May 9 is one of the most important, or I think the most important holiday for Russia. We celebrate anniversary of the great victory in the Second World War and in Great Patriotic War, because Great Patriotic was a part of Second World War. And we remember those who sacrificed their lives for their country. I should remind the awful figure that 27 million of Soviet people gave their life for this victory. More than half of them were civilians, and most of them were specially executed by Germans. So it is day of tragedy and the day of great victory when we celebrate and remember the names of everybody. You cannot find a family in Russia who was not touched by war. My grandfather took part in this war. He was a lieutenant general, and he commanded some departments in the Ministry of Defense. So we know the war very well. And this war in the heart of every Russian citizen. You never mind what is your political orientation, what you think about the current events. War and victory is one for everybody. It unites all people in Russia. So we had an annual ceremony. We have a military parade with some ceremony on the unknown soldier tomb, when foreign guests, the leaders of the countries who came as usual guests to the parade, they presented their wreaths. The president always made some very important statements and sending some signal to the world. But the main signal is that we have to remember those who sacrificed their life
for the victory, for their motherlands. And we know that Pakistani soldiers were on the right side of the history. We fought together with Pakistanis. It was British Raj, but a lot of Pakistani soldiers, they took part in this war. And we fight together against Nazism, against racism, against colonialism, because that was the concentration of racism and colonialism. राइट सही। चलिए जी, सर ने डिटेल में जो है स्पेसिफिकेशंस इसकी बताई हैं। अब जो है ब्रेक का वक्त हुआ है, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करते हैं सर से दीगर बातें, और सर से ये भी पूछेंगे कि सर जो हैं वो इस बड़ी ईद पर क्या कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, और इसके अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सप्लोर किया है। ये सारी बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो इस वक्त हमारे साथ कौंसल जनरल ऑफ रशिया यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें और पूछ भी रहे हैं कि कल्चर के तौर पर जो है वो क्या कर रहे हैं, कंबाइंड वेंचर क्या हो रहा है। ईद के हवाले से मैंने उनसे पूछा कि सर व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस ईद? I am staying with Karachi. Okay, right. My Karachi friends, I received some invitations to celebrate together, and of course I will visit my very close colleagues and friends, and very close to my heart people. So I'm with Karachi. सही। सर बताइए, what's your favorite movies in Pakistan? What's your favorite actor in Pakistan? Tell us something about that. So you have beautiful actress and actors. So I cannot identify one or two actors, but you have very nice movie tradition, and I cannot give you in details because unfortunately they're in Urdu and it is difficult to understand some of them. But what I watched, they're fantastic. They're fantastic. But mention the name, sir. I don't want to mention particular actress or actor because you know the other guy will say why you are not mentioning me, and I know them a lot. Last time you told us. Last time you told us. It was, and after that I received some reprimands why you didn't mention me. After that you think that okay fine okay now I will not disclose the name. They're all beautiful, especially actresses. They're fantastic. They're fantastic. And what about singing? Some singers are very okay. Some very okay, but what I prefer more, these fashion designers. I like visiting, as I mentioned, these fashion shows because you see the soul of the country when you see these clothes, and they're very different from what you see in the West and in other countries. And I prefer very traditional things. You know, that everybody should understand that it was made in Pakistan by Pakistani people, not just duplicating what they are doing in the West or in Latin America, Africa, but your own version of the clothes. That's very interesting. Right. चलिए जी, फैशन डिज़ाइनर पूछते हैं, सर what's your fashion designer in Pakistan and you like Pakistani dresses? Yeah. So any designer you like? Allow me, because you know I just visited a big party and there were dozens of these designers. So let me be neutral to everybody. सर ने फैशन डिजाइनर का नाम भी नहीं बताना है, सब दोस्त हैं और सब जो है बुरा मान जाएंगे कि भाई आपने एक को फेवरेट क्यों कहा है। सर अच्छा ये बताइए, did you go to sea view again? Yes, I do go. Unfortunately now the sea is storming, but when it is okay, we're regular visitors of the seashore. We go to French Beach, to Turtle Beach. We're bathing in the sea, swimming and partying there. So we like it very much. Okay. So in free time, what's your habit? What do you do? So very less free time, unfortunately, because they want us to work 24 hours per day. But my friends, because Karachi is people of friends. Karachi is people of family events, and I'm a regular visitor of them. Also, I go to the movie. Okay. I go to the movie, and we like going. So I'm not only alone. Okay. Some group of staff is accompanying me. One movie theater, they know us very well. Okay. But of course, I cannot make advertising. Go there or do not go there. So please. Okay, fine. So we enjoy. And sometimes to eat popcorn and to relax and forget about all the things around. Movie का नाम तो बताएं सर, कौन सी movie देखी थी आप? The last movie, it was not unfortunately Pakistani movie. Okay, it was
Devil Wears Prada second Okay, parts. right, huh. It was the last movie we Okay. watched. Huh. Yeah, but practically every 2 weeks we go to the movie, and my staff is choosing some movies, and they say you better go. You can watch this, you can watch this. Watch this, and we enjoy the process. And we are, I think, some Karachi people, they don't understand that I'm sitting with them, but they can identify me. उन्हें पता ही नहीं है कि भाई Just हमारे साथ कौन sitting बैठा हुआ है। with them in the film hall and watching. They don't know who is that guy. Some European. But I'm with them. और वो मजे से बैठे हुए हैं सर के साथ मूवी एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई कौंसल जनरल ऑफ रशिया जो है बैठे हुए हैं उनके साथ मूवी देख रहे हैं। ये अक्सर होता है लोगों के साथ कि वहाँ पर कोई बड़ी सेलिब्रिटी या कोई वीआईपी पर्सनालिटी बैठे हो तो आपको पता नहीं होता, आप यही सोचते हैं कि अच्छा आई डोंट नो या वी डोंट नो। अच्छा सर, टेल अस समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस इन कराची, फूड स्ट्रीट्स, शॉपिंग एंड ऑल दैट। When my better half coming, she's fond of shopping, all these traditional things, you told us last traditional time. Also, things. yes. This is very interesting. Of course, European clothes you can purchase many places, and this is not interesting. But when you're working in the country, and I can say I'm living in this country, and I am part of this country, now after 10 years, it is very nice to find something very local, very interesting, some jewelries, some clothes, some carpets, which I have some amount of Pakistani carpets in Moscow house, and I'm choosing some special, this color, that color, some Beluji carpets, or carpets from Pushtun regions, or carpets from Sindh, or carpets from other regions of Pakistan. So that's very interesting, to find something which shows you the soul of the people. Right. And I know how to read carpets, what is on, Yes. what is the picture of, why it is these colors. And, also I'm collecting the Sindhi caps, the traditional Sindhi caps, and I have about 3 dozens of them, different colors, different designers in the consulate, and I want to have a small museum there, just Okay, to put it under the glass that we have these collections. We started collecting them when people, they presenting the Sindhi cap, traditional Sindhi cap. Then I realized that they are very different. And sometimes my staff said, so don't bring red, bring blue, light blue, because we don't have yellow or blue or pink. Bring something. different colors. Please don't buy this color. Please don't wear this color. Yes. And I want to have this as a part of museum. Some Sindhi shawls and some pashminas. Pashminas are really With embroidering, nice, with hand embroidering. Hand embroidery and embellishment and all that thing, a very nice embroidery. जो हमारी जो सिंध की embroidery है, जो या हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान की जो चीज़ें हैं वो amazing है, जिस तरह से वो कढ़ाई करते हैं और hand embroidery करते हैं. So you like that? Yes, and once I had Even they made bed sheets also. They made pillow cover also. They made sofa cover also. Very rich tradition. pillow covers. Yes. And one, I've told you a funny story here. I had a men's shawl, and it was that's great. called in Moscow, and I was using it. And a guy from the ministry says, "Where can you buy?" I said, "And what is the price?" I said, $5,100. He said, "Sorry, why it's that?" I said, "Listen, the price was about less than $100. Okay. But you need $5,000 to reach the place in the upper scene to purchase the." Oh God! You have to travel so long So if to buy this. you have to travel, because this is not on the bazaar in Karachi. When we are visiting small cities or some places in in Sindh or in Balochistan or other in Peshawar, I say, I want this. I want this, right. But when then you start calculating how much you should spend to reach this destination, तो that's huge amount. Huge आप amount. यहाँ आएंगे, यहाँ से खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा. That's too much expensive. अच्छा sir, tell us something about culture, activity, combined venture in Pakistan, and people who want to go to Russia, especially our students. They want to work there. They want to do something, work in kind of culture and art. So. What are you doing for that? Is there any facilitation center to
told them that what they can do combined venture, what they can present their work there? You see, we have Russian House, Cultural Center. Okay. They're in charge of education, and also they're contacting us. Okay. So, as I told, we providing free of charge seats in the universities in different specialties, even in design and arts, and we have very good collaboration between one of the universities in Karachi in the sphere of fashion and design, and some Petersburg universities and Moscow universities. So they're in contacts. They have cultural exchange in the. So also people like traveling in Russia, and number of Pakistani tourists is increasing. So when I see the number of visas we issue, the number we increasing. Yes. Acha, People yeah, would like to go there to see. That's and a nice place. Many times they return to Russia. And they change their attitude to my country immediately after visiting, even for 2-3 days they're staying in Moscow or in St. Petersburg. They immediately change the attitude and they want to come back and come back. And I want to say that not only Moscow and St. Petersburg, we have dozens of small and cities with fantastic temples, fortresses, monasteries, the fantastic ambiance, magic ambiance. And even in winter, it can be a little bit challenging for Pakistan, but they're fantastic paysages. They're fantastic atmosphere on the streets, covered with snow, with this old fortress and towns. So with fantastic food, real Russian, authentic Russian food, which is worth to be tasted, and you have to taste it, obviously. And you have to travel. I always invite people to Russia. Please come, see, touch with your own hands everything. And where you can see in the region before Mughal Christian temples, before Mughal times, so 11th, 10th centuries temples, some fortresses is about more than 1,000 years ago constructed in the north of Russia. And so fantastic things, very interesting. Good people who are welcoming tourists. We like tourists very much. We are very similar as Pakistani because a guest is a sacred person for us. So we should treat the guest as our relative, as our brother and sister. That's great. So, and I think that's the similarity between us. Absolutely, as I mentioned, that this is the same. Similarity between us. The same thing between us. Acha, sir, any message for our viewers? You know, my dear Karachis, my dear Sindhis, my dear Pakistanis, when I was leaving the country after first posting, I gave a promise to my friends that I would be back. They said all diplomats say like that, all diplomats disappear, and you never can find them after. For them, I made a surprise. When after 4 years, I returned to Karachi and said, promise is a promise. Promise is a promise. Why I did it, what I want to say, because people are fantastic here in Karachi. And I'm very fond of being surrounded with these open hearts, very kind, people with fantastic hospitality, with magic attitude to the friends. And I want to say, I think I know your soul. When I'm looking at the eyes of these people, when I'm communicating with them, we can be real friends with Pakistanis. Right. And we, as Pakistan, a multinational country. So this is an important thing, to be treated as a very sacred thing. So I'm wishing peace, prosperity, a lot of holidays and good mood to my Pakistani friends. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot for coming to my show. चलिए जी, सर ने बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस दी हैं तमाम तर पाकिस्तानियों को. तो अब हमारे सेगमेंट में जो है ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपको मिलवाएंगे एक और गेस्ट.
वेलकम बैक। स्किन केयर के हवाले से हम बात करेंगे कि स्किन केयर करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब किसी ने अपनी स्किन केयर करनी है, उसके पास अच्छा मॉइस्चराइज़र है तो अच्छा फेस वॉश नहीं है, अच्छा फेस वॉश है तो फिर ये होता है कि जी क्लिनजिंग किससे करें। और अगर क्लिनजर, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र या स्किन प्रिप करने की चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप कहते हैं स्किन केयर कहाँ से शुरू होगी। स्किन केयर आपके घर से भी शुरू हो सकती है और उस सोच से शुरू हो सकती है जब आप सोचते हैं कि मैं अपना ख्याल रखना शुरू करूंगी या ख्याल रखना शुरू करूंगा। तो आज स्किन केयर के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साइमा यासिर मौजूद है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन भाई, लॉन्ग टाइम टू टॉक टू यू। साइमा और मैं प्लान्स बनाते रहते हैं कि हम एक दूसरे से मिलेंगे लेकिन मिल नहीं पाते, दोनों का स्केड्यूल बड़ा बिजी है और उसकी रीज़न ये है कि साइमा के पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और हमारे बहुत सारे शोज होते हैं। अच्छा जी, चले जी, अब साइमा ये बताइए, स्टार्ट करते हैं एक्नी से। एक्नी का क्या हल है? एक्नी किस तरीके से जो है ये मैटर सॉल्व किया जाए? अच्छा, अब क्या होता है कि जो टीन एज में एक्नी आ रही होती है या पॉपअप हो रही होती है उसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं नहीं जी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कुछ दिनों बाद जो है वो चले जाती है या फिर वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस सिनारियो में डॉक्टर ज़्यादा मेडिकेशन या डॉक्टर टॉपिकल सोल्यूशन सजेस्ट नहीं करते। बट एज्ड एक्नी वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसका क्या हल है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए, उसको कैसे उसकी टेक केयर की जाए। लेकिन आपने दोनों ही एक्नी के बारे में बताना है कि जो टीन एज एक्नी होती है और जो एज्ड आफ्टर 30s या 40s के बाद जो एक्नी हो रही होती है या आफ्टर 20s के बाद भी जो एक्नी हो रही होती है उसका क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल सबा, हम एक्नी को कैटेगराइज करते हैं ब्रॉडली 2 टाइप्स में। एक तो प्यूबर्टी एक्नी, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे आमतौर पे टीनेजर्स की स्किन पे हो रही होती है, जो लड़के और लड़कियों रिगार्डलेस ऑफ जेंडर आमतौर पे फेस पे नमूदार हो रही होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज। उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज आ रहे होते हैं, एंड्रोजेंस के लेवल बढ़ रहे होते हैं। सो जब एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ऑयल की प्रोडक्शन या सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है एंड इस सीबम की प्रोडक्शन की वजह से पोर्स क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं। सम टाइम उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, बिकॉज आपको पता है टीनेजर की लाइफ स्टाइल थोड़ा सा ऐसा होता है कि अपनी स्किन के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं होते। वो स्पोर्ट्स में भी इन होते हैं, उनका आउटडोर एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है। सो इन सब वजूहात की वजह से इनकी स्किन के ऊपर पोर्स क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं। अब यही एक्नी अगर 25 इयर्स की एज के बाद आपकी स्किन पे हो रही है तो वो एडल्ट एक्नी कहलाती है एंड यूजुअली ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। इसमें मल्टीपल हार्मोन्स का रोल आ जाता है, जिसमें सबसे पहले तो एक साइलेंट कल्प्रेट होता है थायराइड हार्मोन। आमतौर पे लोगों की स्किन डैमेज होने लग जाती है जस्ट बिकॉज के साइलेंटली उनका थायराइड डीरेंज होने लगता है। ईदर दे गो टू द हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म और उसकी वजह से उनके स्किन में भी चेंजेस आते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यानी फीमेल एंड मेल हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बच्चियां या जिनके आमतौर पे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू द साइकिल डिस्टर्बेंसेस या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज या फिर एनी अदर फीमेल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो उनमें भी देखा जाता है कि एक्नी की पर्जिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह मेल्स में आमतौर पे एडल्ट एक्नी उस टाइम पे आती है जब उनका एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, वो अपनी स्किन केयर नहीं करते बिकॉज उनका आउटडोर एक्सपोजर ज़्यादा होता है और स्किन केयर ना करने की वजह से पोर्स क्लॉग होने लगते हैं। पहले ब्लैक हेड बनते हैं, वाइट हेड बनते हैं एंड देन अल्टीमेटली वो सिस्टिक या एक्नी वल्गैरिस में भी कन्वर्ट हो जाती है। सही। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से इसको कवर करें? देखिए, अगर तो प्यूबर्टी एक्नी है ना तो वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। हमें पता है कि 11 साल से लेके 19 साल तक के बच्चों में जब प्यूबर्टी आने लगती है तो हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं एंड उसी की वजह से एक्नी की फ्लेयरिंग भी होती है। सो कंसिडरिंग कि ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, आमतौर पर बच्चों की स्किन में आ रही होती है, इसमें हम बहुत अग्रेसिव मैनेजमेंट नहीं करते हैं। इसमें आमतौर पर या तो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं एक अच्छा फेस वॉश, जिससे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस होते हैं जो उनकी स्किन को ऑयल फ्री रखते हैं। साथ ही साथ हम टॉपिकल कुछ सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं, जैसे बेंजाइल पेरोक्साइड हो गया या क्लिंडामाइसिन हो गई, या सम टाइम हम उनकी स्किन के ऊपर ट्रेटिनोइंस या एडापिलिन जेल्स इस्तेमाल करते हैं। सो ये वाली चीजें या रेटिनोल्स का इस्तेमाल जो है इनको टॉपिकली कवर अप दे देता है एंड इनकी एक्नी की फ्लेयरिंग कंट्रोल हो जाती है।
सही। अगर इतनी बढ़ जाए कि उनकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो रही हो, या फिर वो स्कूल कॉलेजेस में बुली का शिकार हो रहे हो, तो फिर इन दैट केस हम उनको ओरल ट्रेटिनोइड्स पे डालते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स पे डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। अदरवाइज हम इसको एग्रेसिवली मैनेज नहीं करते। यूजुअली हम समटाइम ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे महीने से हाइड्रा फेशियल लेते रहें, ताकि आपकी स्किन क्लीन रहे, पोर्स क्लॉग ना हो और एक्ने की फ्लेयरिंग ना हो। सही। अच्छा, अब ये जो जिस तरीके से आपने बताया ना कि ये ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, वहीं पर ये थोड़ा सा बताएं कि कौन से ऐसे फूड होते हैं साइमा जिनको खाने की वजह से एक्नी होती है, पिंपल्स होते हैं, और लोग यूजुअली एक टर्म यूज़ करते हैं जी मैदे में गर्मी हो गई है, इस वजह से जो है वो फेस के ऊपर दाने निकल रहे हैं और गर्म चीज़ें हमने खा ली हैं, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। सो कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि आपके चेहरे पे एक्नी का बाइस बनते हैं? अच्छा देखिए, अब फूड को डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि फूड की वजह से एक्नी निकलती है, बट चूंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो एक्नी की फ्लेयरिंग हो सकती है, यानी एक्नी बढ़ सकती है आपकी स्किन पे अगर आप सर्टेन टाइप ऑफ फूड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मीठे का इस्तेमाल, अगर कोई बहुत ज्यादा मीठा इस्तेमाल करता है तो चूंकि इंसुलिन लेवल जब बढ़ता है बॉडी में, ब्लड शुगर्स बढ़ती हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है। सो अगर आपकी स्किन पे कहीं पे भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया मौजूद है तो वो रैपिडली ग्रो करेगा और वो एक्नी की फ्लेयरिंग हो जाएगी। या समटाइम हम कहते हैं कि आप खट्टा फूड जैसे अचार या चटनियाँ या इस टाइप का इस्तेमाल करते हैं, या सम टाइम आप बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं तो उससे भी ऑयल की प्रोडक्शन या सीबम की प्रोडक्शन बढ़ने लगती है, एंड उसकी वजह से क्लॉक पोर्स ज्यादा होते हैं, एक्ने की फ्लेयरिंग होती है। बट डायरेक्टली मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई खास फूड है जो एक्ने की फ्लेयरिंग करता है। सम टाइम एडल्ट एक्ने में ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई गट प्रॉब्लम है, यानी आपकी गट डिस्टर्ब है और रिपीटेडली आपको इन्फेक्शन चल रहे हैं गट के, तो उसकी वजह से आपकी एक्ने हो सकती है। बट एडल्ट एक्नी यूजुअली जो है वो आपकी चिन एरियाज को कंट्रोल वो आ रही होती है। जो प्यूबर्टी एक्नी है वो या तो फोरहेड पे हो रही होती है, चीक्स के अपर चीक्स में हो रही होती है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि ये प्यूबर्टी एक्नी है या ये एडल्ट एक्नी है। सही। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। वेलकम बैक। डॉक्टर साइमा यासिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्किन केयर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एक्नी के हवाले से हम बात कर चुके हैं, अब कुछ बात करते हैं न्यू प्रोसीजर्स की। अच्छा साइमा, ईद का टाइम है और ख़वातीन चाहती हैं कि बस जैसे झटपट रेडी हो जाते हैं ना, रेसिपीज़ भी ऐसे झटपट जो है वो भी रेडी हो जाए और स्किन भी जो है वो झटपट से खूबसूरत हो जाए और स्किन जल्दी जल्दी जो है वो बेहतर हो जाए, कोरियन ग्लास स्किन वाला इफेक्ट आए, जो कि आजकल टर्म मशहूर है कि भाई हमें ग्लो चाहिए, हमें तो ग्लास स्किन चाहिए, बड़ी स्मूथ स्किन चाहिए। उसके लिए ईद पे कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनको आसान अल्फाज में झटपट और इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो इंस्टेंट ट्रीटमेंट है, जो कि ईद पे ख़वातीन को खूबसूरत बना सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें ईद क्योंकि बहुत करीब है एंड गर्मी का सीजन अपने उरूज पे है, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे स्किन में इन्फ्लेमेशन या डैमेज हो जाए और फिर रिकवरी या हीलिंग टाइम में ही आपकी स्किन इतना टाइम ले ले कि वो आपकी ईद ही डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ईद पे मेकअप भी करना होता है, अच्छे खूबसूरत लगना होता है। सो हम अपने क्लिनिक पे एट रिन्यू प्लस पी के हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट किया हुआ है हमने कोरियन ग्लो ग्लास स्किन फेशियल, एंड ये फेशियल कोरियन ग्लास स्किन सीरम के साथ किया जाता है। झटपट प्रोसीजर है, 30 मिनट्स का सेशन होता है इसमें, जिसमें पहले हाइड्रा फेशियल किया जाता है, फिर कोरियन ग्लास स्किन सीरम के साथ हम RF करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के साथ उसको स्किन में एब्जॉर्ब कराते हैं, जिससे कोलेजन एंड इलास्टिन की सिंथेसिस होती है और आपकी स्किन में एक इमीडिएट ग्लो आ जाता है। इसके साथ साथ आप पिंक ग्लो मीजो करा सकते हैं। पिंक ग्लो मीजो एक एंड रैपिड सेशन है जिससे आपकी स्किन फौरी तौर पे इंस्टेंट ग्लो मिल जाता है आपको। इट्स नॉट लाइक अ बीबी ग्लो, क्योंकि बीबी ग्लो में तो फाउंडेशन है जो आपकी स्किन के अंदर जाती है। हाँ बिल्कुल साइमा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारी ब्राइड्स जो है वो बेबी ग्लो ज़रूर करवा रही होती हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है और जो फाउंडेशन होता है वो हार्मफुल तो नहीं होता? फिर दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ हम बात करेंगे। जी देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं तो बिल्कुल बीबी ग्लो को रेकमेंड नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि बीबी ग्लो में एक सिंथेटिक फाउंडेशन है जो आपकी स्किन के अंदर जाती है, वो कुछ मिलीमीटर स्किन के अंदर जाती है, एब्जॉर्ब होती है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी 2 to 3 वीक्स वो निकल जाती है, क्योंकि आपकी डेड स्किन की रिमूव हो रही होती है। साथ ही साथ बीबी ग्लो में चूंकि वो सिंथेटिक प्रोडक्ट है, पिगमेंट है जो आपकी स्किन में कैमोफ्लाज करने के लिए समटाइम पार्लर्स यूज कर रहे होते हैं,
तो वो डिपॉजिट कर सकता है और आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन कर सकता है। सो फॉर दैट रीजन वी रेकमेंड कि आप रादर देन बीबी ग्लो टेक पिंक ग्लो सीरम, क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, इसके अंदर सेरामाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स होता है जो स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है और अल्टीमेटली आपका कोलेजन इलास्टिन का सिंथेसिस भी करता है। यानी आप अपनी ही स्किन में ग्लो ले रहे होते हैं रादर देन गोइंग टू कैमोफ्लेज द स्किन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड अल्टीमेटली एंडिंग अप इनटू अ हाइपरपिगमेंटेशन। सही। ये जो आपने पिंक ग्लो सीरम के बारे में बताया है, ये इसके कितने सेशंस लेने होते हैं, या फिर बस ईद पे अगर पिंक ग्लो सीरम अगर करवा लिया है ट्रीटमेंट तो बस हो गया है, चल जाएगा, मतलब यानी अच्छी हो जाएगी स्किन? देखिए, इवेंट्स जब भी आते हैं, कोई फेस्टिव होता है, तो उसके लिए ये फेशियल्स जो होते हैं ये एक इमीडिएट ग्लो वाला ट्रीटमेंट होते क्रिएट हैं। करते हाँ, सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड टू गो कि आप एकदम से अपना ग्लो लेते हैं, इसका डाउन टाइम कोई नहीं होता और आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो भी मेंटेन हो जाता है। साथ ही साथ आप अगर इन्वेजिव से थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि सुइयों का इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, माइक्रो नीडिंग हो रही होती है, सो आप अर्जेंट ग्लो फेशियल ले सकते हैं। अर्जेंट ग्लो में आपका हाइड्रा फेशियल होता है एंड सेकंड आपका पिको लेजर होता है। इसका भी कोई डाउन टाइम नहीं होता है, स्किन की रीसर्फेसिंग होती है, डेड स्किन उतरती है, पोर्स टाइट होते हैं एंड आपकी स्किन पे एक इमीडिएट फेस्टिव ग्लो, हॉलीवुड लाइक ग्लो आ जाता है। हॉलीवुड लाइक ग्लो, साइमा क्या आपने बातें की हैं, हॉलीवुड लाइक ग्लो। लोगों को भाई कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, अब आपने हॉलीवुड ग्लो भी बता दिया है। तो ये जो हॉलीवुड ग्लो है, ईद पे अगर खवातीन चाहती हैं कि वो इंस्टेंटली इमीडिएट अपनी स्किन को जो है वो अच्छा कर लें, उस पर ग्लो आ जाए, पिंक हो जाए, हॉलीवुड ग्लो आ जाए, कोरियन ग्लास स्किन हो जाए, तो उसके लिए जो पिंक ग्लो सीरम ट्रीटमेंट है ये करवाया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ट्रीटमेंट है ये मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, और अगर किसी के पास टाइम नहीं है, किसी खातून के पास, तो वो किस तरीके से ट्रीटमेंट करवा सकती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी, ये बता दीजिए ताकि लोग स्किन प्रेप करके उसी हिसाब से आए। जी बिल्कुल, जितने भी प्रोसीजर्स का नाम मैंने लिया है ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं होते, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का टाइम लगता है एंड विद इन 30 मिनट्स आपकी स्किन पे एक अच्छा ग्लो आ जाता है। साथ ही साथ मैं एक और बात कहूंगी कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन फेशियल, कॉम्बो फेशियल हमने अब लॉन्च किया हुआ है जो गर्मियों के सीजन के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली उन स्किन के लिए जो एजिंग कर रही होती हैं, यानी फॉर एंटी एजिंग एंड ड्यूरिंग एजिंग प्रोसेस वो फेशियल लिया जा सकता है। इसमें 3 तरह की मशीन इस्तेमाल होती हैं। एक तो हाइड्रा फेशियल की मशीन जो स्किन की क्लीनिंग एंड क्लेंजिंग करती है, सेकंड पिको लेजर जो स्किन की रीसर्फेसिंग करता है, एंड थर्ड आरएफ की मशीन जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आती हैं जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं और आपकी स्किन में कोलेजन एंड इलास्टिन का सिंथेसिस करती हैं। सो इमीडिएटली आपको टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग भी मिलती है, स्किन की रीसर्फेसिंग भी होती है एंड स्किन डीपली क्लीन भी हो जाती है। सो इट्स आल्सो अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। सही, इट्स आल्सो वेरी गुड ट्रीटमेंट। अच्छा, इंस्टेंट ट्रीटमेंट में एक तो ये हो गया पिंक ग्लो सीरम ट्रीटमेंट, इसके अलावा केमिकल पील भी इंस्टेंट ट्रीटमेंट है या फिर नहीं है, ये जरूर बताइए। देखिए, केमिकल पील अगर हम माइल्ड पील का इस्तेमाल करते हैं जैसे ग्लो पील्स वगैरह, तो वो तो हम हाइड्रा फेशियल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका डाउन टाइम तकरीबन 24 to 48 आवर्स होता है। बट अदर पील्स आर नॉट एन इंस्टेंट ट्रीटमेंट क्योंकि उनका डाउन टाइम तकरीबन 4 to 7 डेज का होता है, जिसमें स्किन डेड स्किन भी उतर रही होती है, सम टाइम जो है वो स्किन फ्लेक हो रही होती है, तो वो उसमें फिर आपका मेकअप सेट नहीं होगा। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड। हाँ, अगर आप पम्पकिन पपाया पील ले रहे हैं या आप ग्लो पील्स ले रहे हैं तो वो दैट इज ओके टू टेक बिफोर ईद, बट इतने शॉर्ट टाइम में और इतने हॉट वेदर में यूजुअली हम पील, डीप पील्स या मीडियम पील्स हम रेकमेंड नहीं करते। सही, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो मौसम देख के भी इंसान बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। अच्छा, इस मौसम में अगर किसी को खाली क्लिनजिंग करवानी है या कोई चाहता है कि भाई स्किन क्लीन हो जाए, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है? और जो माइक्रोडर्म एम्बेरेजन है वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर आजकल जो है उसका थोड़ा सा क्रेज़ भी कम है और डॉक्टर भी कम सजेस्ट कर रहे हैं। वाई डॉक्टर साइमा? क्योंकि देखिए, माइक्रोडर्म एब्रेजन में ना मशीन के साथ स्किन की डेड स्किन उतारी जाती है सक्शन के साथ। सो इसमें सम टाइम मैनुअली क्योंकि हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्किन इरिटेट हो जाती है स्किन के ऊपर, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है और हम एशियन स्किन ऐसी होती है कि इसमें अगर इन्फ्लेमेशन क्रिएट की जाए तो सम टाइम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बहुत कॉमनली देखा जाता है। सो अगर हम माइक्रोडर्म एब्रेजन बहुत एग्रेसिवली करते हैं सम टाइम, तो उसकी वजह से आपकी स्किन पे हाइपर
पिगमेंटेशन भी हो जाती है। इसलिए अब यूजुअली डॉक्टर इसको थोड़ा सा कंडेम करते हैं, क्योंकि अब इतने अच्छे लेजर्स अवेलेबल हैं, रीसर्फेसिंग लेजर्स अवेलेबल हैं, फ्रैक्शनल लेजर है, इसके अलावा आपका पिको लेजर है, एंटी-एग है। तो दीज आर द लेजर्स जिनके साथ आप विदाउट डाउन टाइम सेम रिजल्ट्स, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इसमें हाइपर पिगमेंटेशन भी नहीं होती। सही, हाइपर पिगमेंटेशन भी फिर उसमें नहीं होती है। अच्छा साइमा, अब जिस तरह से हम स्किन ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात करें ना, हम ये बात करें कि ईद पर आप इंस्टेंट जल्दी जो है कौन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो इमीडिएट आपकी स्किन को जो है वो क्लीन करें। तो जिस तरह से अभी साइमा ने बताया कि पिंक ग्लो सीरम है, या फिर इसके अलावा दीगर ट्रीटमेंट है, इसके अलावा और कौन सा ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करेंगी ख़वातीन को कि वो ईद पे आके इंस्टेंटली आपसे या किसी भी स्टैटिक्स के पास जाके वो ट्रीटमेंट करवाएं और उसके बाद वो जो है वो इफेक्ट भी नहीं होगा, मतलब वो उसका पता नहीं चलता, वो जल्दी हील हो जाएगा और वो ईद के लिए, बड़ी ईद के लिए अगर उन्हें कहीं आना जाना है तो वो अच्छे से मेकअप कर सकती हैं, स्किन ग्लो करेगी। देखिए, बहुत सारी यंग बच्चियां ऐसी होती हैं कि जिनकी स्किन वैसे बहुत अच्छी होती है लेकिन हल्की सी डलनेस आ जाती है चेहरे पे, तो उनको हम रेकमेंड करते हैं कि बिल्कुल माइल्ड क्लेंजिंग ले लें हाइड्रा फेशियल की, एंड साथ ही साथ आप फोटोथेरेपी ले लें। फोटोथेरेपी इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। इसको अगर 20 मिनट्स का प्रॉपर सेशन दिया जाए तो स्किन पे बहुत अच्छा, एक जो यंग स्किन होती है ना उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इसका शाइन आने लगता है। तो फोटोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट जो कि हम आमतौर पे टीनेजर्स की स्किन पे दे रहे होते हैं, क्योंकि धूप की वजह से थोड़ी डलनेस आती है। हाइड्रा फेशियल वो डलनेस को खत्म करता है, साथ फोटोथेरेपी देते हैं, तो एक बहुत अच्छा सा ग्लो विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स, एक्स्ट्रा केमिकल या सीरम्स या लेजर्स उनकी स्किन पे जिनको जरूरत नहीं है, आप आराम से एक रिजल्ट ले सकते हैं। सही, चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के हवाले से हमने आपको बताया कि आप ईद पर इंस्टेंट यानी झटपट कौन सा ट्रीटमेंट ले सकते हैं स्टैटिक्स के पास जाके, जो आपके लिए हार्मफुल भी नहीं है और आपकी स्किन को जो है अच्छा भी कर देगा और ग्लो भी आएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और सेशन एक साथ करवाते तो उसका लॉन्ग टर्म जो है वो रिजल्ट आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म रिजल्ट के लिए जो ट्रीटमेंट साइमा ने बताएं, दैट्स अमेजिंग, दैट्स बेस्ट। तो आप जाएँ और ट्राई कर सकते हैं, और ज़रूर जो ख़वातीन जिनके पास टाइम भी नहीं होता वो 30 मिनट्स के ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। चलिए जी, आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग City at 10।